वेलकम व्यूअर्स। तो आज मैं एक नया वीडियो IRWCMS का फिर से लेकर हाजिर हूँ, जो कि एक स्पेशल वीडियो है। जो आप लोगों को प्रॉब्लम आती है, कुछ फीचर्स नए होंगे हैं, जैसे एलवे पोर्टिंग के समय कुछ अलग डाटा फिल करना है, तो वो हम इस वीडियो में दिखाएंगे। प्लस कई बार एलवे पोर्ट कौन करेगा, एक क्वेश्चन होता है। एलवे किनको दिखेगा, ये भी एक क्वेश्चन होता है। तो जब एलवे इशू करते हैं आज IREPS पे, तो उसके नेक्स्ट डे, लेकिन एक्सपेंडिचर टाइप आपको याद रखना चाहिए कि जो एलवे कौन सा दिखेंगे IRWCMS पे। IRWCMS पे आपको वही वाले एलवे दिखेंगे जो यहाँ पर मेंशन है कि IRWCMS एट प्रेजेंट ओनली फ्लोइंग। ये जो आप कॉन्ट्रैक्टर्स टाइप शुड बी वर्क्स और सर्विस। एक्सपेंडिचर टाइप इस टाइप का होना चाहिए: रेवेन्यू, कैपिटल, डिपॉजिट। RSP, WMS एंड MNP के जो एक्सपेंडिचर हेड वाले एलवे होंगे वो आपको IRWCMS में नहीं दिखेंगे। उसके बाद अगर आपके यहाँ इम्प्लीमेंट हो गया है, ये एक डेट है डिवीजन का, कंस्ट्रक्शन में अलग डेट होगा, हेड क्वार्टर वाले के लिए अलग डेट होगा, तो वो डेट आपको याद रखनी है। तो उस डेट को ही बाद के जो एलवे होंगे वो आपको दिखेंगे। उसके पहले वाले एलवे ऑफलाइन मॉड्यूल में डील करने हैं। अभी एक क्वेश्चन होता है कि ऑफलाइन में कौन करेंगे, ऑनलाइन में कौन करेंगे। तो जो आपके यहाँ एक टाइम लाइन होगा कि इस टाइम के बाद, इस डेट के बाद आपके यहाँ IRWCMS इम्प्लीमेंट हुआ, रेलवे बोर्ड का लेटर होगा। उसके बाद के एलवे आपको ऑनलाइन में करने हैं, उसके पहले के एलवे आपको ओल्ड लाइफ कॉन्ट्रैक्ट एंट्री में करने हैं। तो हम ये बता रहे थे कि जो एप्लीकेबल एलिजिबल एलवे होंगे, तो वो सबसे पहले जो ओवरऑल एडमिन है उनको तो जरूर दिखेंगे। और एक जो इशू करते हैं एलवे, जो IREPS पे इशू करते हैं, और जिनका प्रोफाइल में उनकी IREPS की ID लिंक है, मेंशन है, सेव है, तो एक वो करेंगे। जैसे किसी की प्रोफाइल है, अब यहाँ किसी की प्रोफाइल है, मान लो आपका एक सी है, सी ने एलवे इशू किया IREPS पे। तो अब उसी सी ने IREPS पे इशू किया है, IRWCMS को कैसे पता चलेगा? तो यहाँ आपको बोलना है कि आई हैव IREPS ID, और अपनी ID टाइप करनी है, जो भी आपकी ID रहेगी ऐसा। IREPS पे चूंकि एक लॉगिन ID, ईमेल ID टाइप की होती है, तो इस टाइप की आपकी ईमेल आईडी है, यहाँ पर टाइप करके इसको यहाँ पर सेव और कंफर्म करेंगे, तो आपकी जो प्रोफाइल में IREPS की आईडी होगी यहाँ पे लिंक हो जाएगी, जब यहाँ पर कंफर्म और सेव कर देंगे। और आपकी DSC भी लिंक हो जाएगी। जो डिजिटल सिग्नेचर आप IREPS पे करते हैं, इस आईडी को, वहाँ के आईडी को यहाँ लिंक करते हैं, इस तरह से यहाँ सेव करते हैं, कंफर्म करते हैं, वो आपकी आईडी यहाँ पे लिंक हो जाएगी, और वो आपका DSC भी लिंक हो जाएगा, जिससे आप यहाँ डिजिटली साइन करोगे। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आपको याद रखनी है कि हम अगर एलवे एडमिन है जो एलवे इशू किया है IREPS पे, तो हमें एलवे कैसे दिखेगा? तो आपकी IREPS आईडी यहाँ लिंक होनी चाहिए। कई बार एलवे इशू करने के बाद वो ऑफिसर ट्रांसफर हो जाते हैं, एक समस्या आ जाएगी। या क्वेश्चन है कि जब ऑफिसर ट्रांसफर हो गए, दूसरे यूनिट में चले गए, तो फिर उस यूनिट में वहां उनको एलवे नहीं दिखेगी। इस यूनिट में रहेंगे तभी वो एलवे दिखेगी जो इन्होंने IREPS पे इशू किए थे। अब चूंकि उनके जगह पे कोई दूसरा डीएन आ गया, तो उनकी IREPS आईडी अलग रहेगी, तो उनको भी वो एलवे नहीं दिखेगा। तब क्या करना है? तो इस केस में जब ऑफिसर बीच में ही ट्रांसफर हो जाए, तो फिर एलवे को मैनुअली मैप करना पड़ेगा कि एलवे इशू किया गया और बीच में ऑफिसर ट्रांसफर हो गए या कुछ दिनों बाद हो गए, फिर दूसरे ऑफिसर को एलवे का एडमिन बनाना है, एलवे एडमिन बनाना है। एलवे एडमिन का मतलब होता है कि वो व्यक्ति, वह पर्सन will do all thing of LWay as assignment of activity in porting of LWay। तो अब LWay एडमिन बनाने का जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो मेन एडमिनिस्ट्रेशन को है। तो यह एक कंस्ट्रक्शन का एडमिन आईडी मैंने खोल रखा है, एडमिन कंस्ट्रक्शन 1 NR नॉर्दर्न रेलवे।
और डिवीजन का एडमिन, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग अलग अलग हैं। सीनियर डीएन को है इंजीनियरिंग का, उस तरह से मैकेनिकल के सीनियर डीएमई एडमिन, वहाँ भी सबकी आईडी, एडमिन आईडी बनी हुई है। तो आपको अपनी एडमिन आईडी मालूम होनी चाहिए, उस आईडी में सारे एलवे दिखेंगे आप। और जो एलवे एडमिन IRPS से डिफॉल्ट होंगे, अगर उनके आईडी लिंक है तो उस एलवे एडमिन को मेन आईडी से चेंज किया जा सकता है। इस तरह जैसे हम यहाँ पे गए, मैपिंग ऑफ एलवे टू ऑफिसर, यहाँ एक ऑप्शन दे रखा है, और हमें वह एलवे मालूम होना चाहिए जिसपे हम काम करना चाहते हैं। तो मान लिया, या जो एलवे हम पोर्ट करना चाहते हैं या एलवे को मैप करना चाहते हैं, तो उस एलवे का नंबर हमें मालूम होना चाहिए। हम यहाँ पे डालेंगे इस तरह से। तो 5 डिजिट एलवे का डाला और एक एलवे यहाँ का आया। अभी तक बोल रहा है कि टेंडर कॉलिंग अथॉरिटी यहाँ पर ये थे, लेकिन हमें चेंज करना है। हमें करना है कि यहाँ का जो एलवे एडमिन हमने इनको बना दिया, यहाँ के CE1 को बना दिया, CE1 DLIC। तो हमने इनको एलवे एडमिन बना दिया। पहले हो सकते हैं कि ये हो, लेकिन ये चूंकि IRPS से आया है तो इनका मेन आईडी है, उस आईडी को हम एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि हमारी ये ट्रेनिंग वाली वेबसाइट है। तो इस पे हम अपनी ही आईडी को मैप करेंगे तब एलवे दिखेगा। पब्लिक वाली पे इनको दिख जाता CPM जो भी है यहाँ पे। तो इस तरह से हमने बना दिया यहाँ पे CE1 DLIC को एलवे एडमिन। अब यहाँ पे आप जैसे ही हम सेव और कंफर्म करेंगे, तो अब CE1 DLIC जो आईडी है वो एलवे एडमिन हो गई है, वो एलवे पोर्ट कर सकती है और एलवे का असाइनमेंट भी कर सकती है। तो अब हम चलेंगे इनके आईडी से और अब देखेंगे पोर्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। एलवे आपको देखना है, कुछ लोग यहाँ देखते हैं बोलते हैं एलवे मुझे लिस्ट ऑफ एलवे में दिख रहा है लेकिन पोर्टिंग के लिए नहीं दिख रहा है। कई बार आप यहाँ देखते हैं कुछ एलवे, तो सारे एलवे यहाँ दिख जाएंगे लेकिन पोर्टिंग के लिए नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि आप एलवे एडमिन हो नहीं। तो जब ऐसी समस्या है, ये भी एक समस्या आती है हमारे पास कि लिस्ट ऑफ एलवे में तो एलवे मेरा दिख रहा है लेकिन पोर्टिंग के लिए नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आप एलवे एडमिन नहीं हो। अपने मेन एडमिन को बोलो कि आपको एलवे एडमिन बना दे, फिर वो पोर्टिंग के लिए दिखने लगेगा। जैसे कि मैं अभी इस वीडियो में जाएंगे और जो CE1 DLIC जो थे लॉगिन आईडी थी हमारी, उस आईडी से लॉगिन करेंगे। अब यहाँ पे जो आईडी हमने मैप किया था उनकी आईडी में आ गए हैं, लिस्ट ऑफ एलवे में तुमको दिखेगे हैं। अब हमने एलवे पोर्ट का, इनको एलवे एडमिन बना दिया है तो पोर्टिंग में भी इन्हें दिखेगी। तो हम जाएंगे पोर्टिंग में। पोर्टिंग में ये वाली एलवे यहाँ दिख रही है, तो इस एलवे को हम जैसे क्लिक करेंगे, पोर्टिंग वाली हमारी स्क्रीन खुलेगी जहाँ कुछ इंफॉर्मेशन फिलअप करना रहेगा। अब एलवे इशू अगर आज हमने कर दिया तो कल पोर्टिंग के लिए अवेलेबल हो जाती है। और जैसे ही हम पोर्ट करते हैं सारा डाटा IRPS से IRWCMS में आता है, और उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्टर की लॉगिन आईडी IRWCMS पे एक्टिव होती है। कई बार कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि हमारा एलवे इशू होके 1 महीने हो गया, 15 दिन हो गया, फिर भी हम IRWCMS पे लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि आप एलवे इशू होने से लॉगिन नहीं करोगे जब तक कि रेलवे वाले इसको पोर्ट नहीं करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्टर को भी ये समझाना है, ये वीडियो देखना चाहिए ताकि उनको भी समझ में आए कि हम कब लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन आप तब करोगे जब यह एलवे आपका रेलवे एलवे एडमिन के द्वारा ये पोर्ट हो जाएगा। पोर्ट होने के बाद ही आपकी जो लॉगिन आईडी है IRPS की यहाँ एक्टिव हो जाएगी। फिर अपना पासवर्ड चेंज कर लेंगे, आईडी वही रहेगी कॉन्ट्रैक्टर्स लॉगिन आईडी पेज पर। उसके लिए हमने अलग वीडियो बना रखी है, वो देखिएगा। इसमें सिर्फ ये समझिए
कि आप कब लॉगिन कर पाएंगे। तो लॉगिन तभी कर पाएंगे जब एलवे पोर्ट होगा। एलवे पोर्ट के लिए ये वाली विंडोज खुलती है जहां पर आपके सारे इंफॉर्मेशन यहाँ रहते हैं, एलवे अमाउंट, एलवे डेट, डीओसी वगैरह वगैरह सब रहता है। क्योंकि एक पुरानी एलवे है जो हमने ली है अभी। तो और यहाँ एलवे एडमिन ऑफिसर एक छप के आता है, एलवे पब्लिक ऑफिसर सीपीएम है, लेकिन हमने जो चेंज किया था वो ये वाली थी जो अब एलवे एडमिन हो गया। अगर फिर से चेंज करना है तो फिर से यहाँ नया छप के आएगा। तो जो हमने यहाँ पे चेंज किया था वो यहाँ पे आ रहा है, एलवे एडमिन हमारा ए है। अब है यहाँ पे कि एलवे पोर्ट करते समय क्या क्या समस्या आती है। पहले तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्स कॉन्ट्रैक्ट इसलिए है क्योंकि यह वहीं से आ रहा है, IREPS पे एज ए वर्स कॉन्ट्रैक्ट इसको टेंडर किया गया था, तो ये आ रहा है। अब है कि कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। एक है कि कॉन्ट्रैक्ट आइटम रेट वाइज, एक है PMC PMS, और एक है EPC। तो ये नॉर्मल वाला तो हमने बहुत बार बताया। नॉर्मल सिलेक्ट करते हैं आपको यहाँ कुछ ऑप्शन अलग होंगे, और PMC सिलेक्ट करते हुए कुछ ऑप्शन अलग होंगे। तो अलग अलग विंडोज खुलेंगे, वो आपको अपने ऑफिसर से या जो जानकार ज़्यादा हैं उनसे कंसल्ट करके डाटा फिल कीजिए। क्योंकि एक बार डाटा फिल हो गया तो फिर मॉडिफाई नहीं होता। कुछ डाटा तो होता है, कुछ डाटा नहीं होता है। कुछ डाटा कहाँ से होता है वो हम बताएंगे अभी। तो पहले हमने इसको सिलेक्ट किया तो क्या क्या ऑप्शन आते हैं। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट आइटम रेट, जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आइटम क्वांटिटी और रेट मेंशन होता है पहले से ही IREPS के टेंडर में ही, एलवे इशू करते समय वो सारे मेंशन होते हैं। तो इस तरह से होते हैं। अब इसमें एक होते हैं स्पेशल वर्क और एक होते हैं अदर वर्क। तो हमने स्पेशल वर्क दिया। अब है कंपोजिट का मतलब है कि अगर इस वर्क में 2-3 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, उनके भी एस्टिमेट है, उनका भी एक्सपेंडिचर इसमें लगना है, उनका भी MB इसमें होना है, तो कंपोजिट में यस करेंगे। और फिर कंपोजिट के लिए अलग से नोडल ऑफिसर का असाइनमेंट होता है। अगर यहाँ हम कंपोजिट करते हैं तो फिर हो जाएगा कि आप कौन कौन सा डिपार्टमेंट को लेंगे, वो यहाँ पे आता है। ये कंपोजिट करेंगे तो यहाँ होता है कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट के लिए नोडल ऑफिसर असाइनमेंट भी करना पड़ता है। तो पहले समझ लीजिए अच्छी तरह, अगर कंपोजिट नहीं यार आपने कर दिया तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपको परेशानी होगी, और बैक हैंड से चेंजेस के लिए फिर CETMS से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो यहाँ हम कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट यस या नो में नो करेंगे। और एक होता है डिपार्टमेंटल MB, एक होता है कॉन्ट्रैक्टर्स MB। तो डिपार्टमेंटल MB का मतलब सीधा सा है कि जो डिपार्टमेंटल SSC इनिशिएट करेगा, और कॉन्ट्रैक्टर्स MB का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्टर इनिशिएट करेगा। MB इनिशिएट करेगा, लेकिन बेसिक मेजरमेंट डिटेल्स एंट्री भरनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्टर्स MB में कोऑर्डिनेटिंग SSC को ही। अगर कोऑर्डिनेटिंग SSC ने बेसिक मेजरमेंट डिटेल्स एंट्री नहीं की तो कॉन्ट्रैक्टर MB इनिशिएट नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको सुन के याद रखनी है कि कॉन्ट्रैक्टर्स MB में क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स MB में कॉन्ट्रैक्टर भी बेसिक मेजरमेंट डिटेल्स की कुछ एंट्री भरता है और कोऑर्डिनेटिंग SSC भी भरता है, दोनों सेव करेंगे। तब कॉन्ट्रैक्टर को चाहिए कि वो अपने रिकॉर्ड या ऑन अकाउंट MB स्टार्ट करे। अब यहाँ पर है कि प्राइस वेरिएशन क्लाउज, PVC बिल इसमें एप्लीकेबल है कि नहीं है। अगर है तो यस कीजिए, तब जाके आप PVC बिल बना पाएंगे। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डाटा और है। सिक्योरिटी डिपॉजिट ST रिटेंशन मनी, आप SD कितना लेंगे, टोटल एग्रीमेंट वैल्यू का कितना लेंगे। मान लिया 5% लेंगे, ज्यादातर 5% ही डालते हैं लोग इसमें। बिल से आपको कितना रिकवर करना है, 6% डालिए। इस तरह से यहाँ पर डिपॉजिट रिटेंशन मनी वैलिडिटी आफ्टर कंप्लीशन पीरियड, ये आप जानकारी लेके डालिए। सारे एग्रीमेंट को टेंडर कंडीशन पढ़ के डालिए, वहाँ क्या आपने डाला है वही यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद पर PG के लिए है कि कितना PG होगा, 3% 5% जो भी आपका है। PG वैलिडिटी आफ्टर कंप्लीशन पीरियड कितना होगा। तो इस तरह से ये डाटा आपको भरना है। कुछ लोग यहाँ डेली की जगह अर्ली करते हैं, अर्ली की जगह डेली करते हैं। तो अर्ली चूंकि नॉर्मल केस में 12% होता है तो अर्ली लिखिए, कहीं कहीं पर डेली होता है तो डेली कीजिए, लेकिन इस कॉन्टेक्ट आइटम रेट वाले में तो नहीं होता है। अब बताएंगे हम PM, एक होता है यहाँ पर आर दी रेट ऑफ आइटम इंक्लूसिव GST,
यस, इसमें इसमें डिफॉल्ट यस ही रहेगा, नो नहीं होगा। नो पुराने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लोग कर देते थे, फिर उसको चेंज करना पड़ता है। अब आ जाएंगे पीएमएस पीएमसी में। इसमें आप दोनों चीजें कर सकते हैं। रेट मतलब जीएसटी इंक्लूडिंग है या एक्सक्लूडिंग है, तो दोनों इसमें ऑप्शन खुल जाते हैं, लेकिन फर्स्ट वाले ऑप्शन में सिर्फ यस रहेगा। और कुछ चीजें सेम टू सेम रहती है, ये बदल गई। अब हम ईपीसी के लिए देखेंगे। तो ईपीसी के लिए यहाँ पे आ गया कंप्लीशन पीरियड फ्रॉम अपॉइंटमेंट डेट, और यहाँ भी इंक्लूडिंग जीएसटी यस ही रहेगा। उसके बाद कंप्लीशन पीरियड फ्रॉम अपॉइंटमेंट डेट आपको भरना है यहाँ पे वही, फिर जब बाद में आएंगे तो वही छप के आएगी एप्लीकेशन में। बाकी एक डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड यहाँ बढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको कंसल्ट करके, अगर जानकारी नहीं है तो भरिए, नहीं तो फिर बाद में आप नहीं भर पाएंगे। उसके बाद यहाँ ऐड डॉक्यूमेंट्स कर देनी है। ऐड डॉक्यूमेंट्स करेंगे तब एलवे पोर्ट कर पाएंगे। तो इस तरह हमने कुछ डाटा भर दिया और डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर देंगे ताकि एलवे पोर्ट हो जाए, क्योंकि पोर्टिंग के बाद ही हम आगे की चीज़ें आपको दिखा पाएंगे। तो यहाँ से हमने कैपिटल्स ले लिया, और यहाँ पे जो आई आर पी एस एम की जो यू डब्ल्यू आई डी है वो यहाँ से ले लिया, और डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ डाल दिया, डिटेल एस्टिमेट, और कॉस्ट कुछ डाल दिया। यहाँ एक फाइल पीडीएफ डालना पड़ेगा आपको। और यहाँ हमने कुछ डाल दिया डॉक्यूमेंट। उसके बाद हमने डिटेल डाला। अब हम यहाँ पे रिवाइज एस्टिमेट भी डाल सकते हैं। अब हमने एलवे पोर्ट करने के लिए बटन दबा दिया। एलवे पोर्ट होते ही यह डाटा IRPS से सारे जो है ना IRWC में इसमें पोर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर एलवे पोर्टेड सक्सेसफुली। एलवे पोर्ट होने के बाद अब कुछ कुछ चीज़ें अगर हमें लगती है कि हमने गलत कर दी थी, तो कुछ कुछ चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं जब तक कि आपका एग्रीमेंट साइन ना हुआ हो। तो जैसे ही एलवे पोर्ट हुआ, अगर आपको लगता है कुछ डाटा गलत हो गई है, तो आप उस गलत डाटा को यहाँ से मॉडिफिकेशन ऑफ एलवे डाटा से इसी लॉगिन आईडी जो एलवे एडमिन है वही कर पाएगा। तो यहाँ गए, हम मॉडिफिकेशन ऑफ एलवे डाटा किया, और हमने अभी इस एलवे को सिलेक्ट किया था। अब यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ वर्क कंटेंट हमने स्पेशल रखा है, तो इसको हम अभी चेंज कर सकते हैं, जोनल अदर्स, अदर्स कर दिया। पीजी अमाउंट हमने पहले से जो हमारा आ रहा था IRPS पे वो इतना था। अगर हमें लगता है कि कुछ गाइडलाइंस नहीं आ गई है और पीजी वैल्यू कम हो गया है, तो यहाँ से आप कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर टाइप, पहले तो इसको क्लिक कीजिए तब ये विंडोज ओपन होगा। कैपिटल रेवेन्यू जो भी आपको चेंज करना है, क्योंकि कैपिटल का ही था, क्योंकि IRPSM पे ये वर्क सैंक्शन हुआ था, तो हमने कैपिटल लिया था। आपको लगता है कि नहीं रेवेन्यू का है, तो कर सकते हैं ये। फिर बाद में भी मेजरमेंट के टाइप भी आप अलग से एक्सपेंडिचर हेड ऐड किया जा सकता है। जब मेजरमेंट करने जाएंगे तो वहाँ पूछेगा कि आपको और एक्सपेंडिचर हेड, जैसे कैपिटल तो है ही, रेवेन्यू, डिपॉजिट या कुछ और कैपिटल हेड लेना है, तो वहाँ भी अलग से ले सकते हैं। अब यहाँ UWID एक ही है, अगर आपको अलग से UWE वाली मैं बता रहा था। और अगर
इसी कैपिटल हेड में और UWID अगर लेनी है तो यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ पे 4-5 डिजिट डालिए उस UWID का और सर्च कीजिए, वो दिख जाएगा। आप फिर ऐड कर दीजिए तो दो दो यहाँ हो जाएंगे। फिर मेजरमेंट आपको दोनों UWID के अगेंस्ट में आप मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक बार में एक ही UWID के अगेंस्ट बिल बनेगा। मेजरमेंट आपने कर लिया, मेजरमेंट के समय पूछता है कि आप किस UWID के अगेंस्ट, तो ये तो मेजरमेंट में हमने बता रखा है, तो आप उस वीडियो को देखिएगा। अब है कि कंपोजिट था कि नहीं था, हमने वहाँ यस किया, नो करना है, ये करना है, तो आप यहाँ कर सकते हैं। एलवे एमिटर डिपार्टमेंटल था, डिपार्टमेंटल ही रहेगा। तो इस तरह से कुछ मॉडिफिकेशन एलवे पोर्टिंग के बाद भी किया जा सकता है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन होते हैं एलवे पोर्ट के समय। अब असाइनमेंट ऑफ एक्टिविटी थोड़ा देख लीजिए। क्योंकि इस एलवे को हमने पोर्ट किया था एज स्पेशल वर्क और ईपीसी, तो ईपीसी असाइनमेंट ऑफ एक्टिविटी तो हमने नॉर्मल बता रखा है, लेकिन ईपीसी के लिए आपको यहाँ पर असाइनमेंट ऑफ एक्टिविटी नहीं दिखेगी, ये एलवे आपको नहीं दिखेगा। अब इस एलवे के अगेंस्ट में असाइनमेंट ऑफ एक्टिविटी में गए, यहाँ दिखा ये एग्रीमेंट पीजी मैनेजमेंट बस। उसके बाद आपको बाकी सारे जो असाइनमेंट हैं वो यहाँ नहीं दिखेंगे, क्योंकि यह है ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट। ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट तो उसी फ्लो में बनेगा जो अदर कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। तो ईपीसी के लिए आपको दो ही दिखेंगे। अगर दूसरा एलवे अगर आप खोलते हैं तो इसमें सारे मॉड्यूल के अलग अलग असाइनमेंट दिख जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट को खोला यहाँ पे हमने, तो बस हमें दो ही मॉड्यूल के असाइनमेंट दिखते हैं। बाकी असाइनमेंट आपका ईपीसी का यहाँ से होता है, असाइनमेंट ऑफ रोल्स। तो ईपीसी के बारे में बहुत सारे सवाल रहते हैं, और ईपीसी के लिए दो ही एलवे यहाँ पे दिख रहे हैं, एक ए वाली, एक ए। तो अब असाइनमेंट ऑफ ऑथोरिटी, तो इस तरह से यहाँ पर ऑथोरिटी है, और यहाँ कॉन्ट्रैक्टर की लॉगिन आईडी है, दो दो लॉगिन आईडी है, मल्टीपल लॉगिन आईडी रहेगी कॉन्ट्रैक्टर की। तो आपको ये सोचना है कि कॉन्ट्रैक्टर किस लॉगिन आईडी से बिलिंग करेगा, उसी का यहाँ असाइनमेंट कर रखें, दूसरा ना करें। क्योंकि जब बिल करने जाएगा तो कॉन्ट्रैक्टर की इसी आईडी पे बिल आएगा ईपीसी वाले। तो ईपीसी केस में ध्यान रखना है, यहाँ दो दो लॉगिन आईडी है कॉन्ट्रैक्टर की, हो सकता है कि एक एक्टिव हो एक इनएक्टिव हो, तो एक ही सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे है ऑथोरिटी इंजीनियर बनाना है आपको, ऐड न्यू ऑथोरिटी इंजीनियर। ऑथोरिटी तो लगभग अभी तक वही रहेगा जो एलवे एडमिन थे। अगर आपको चेंज करना है यहाँ से तो कर सकते हैं। और अब ऑथोरिटी इंजीनियर बनाना है मुझे, तो ईमेल आईडी यहाँ डालेंगे। अगर वो नॉन रेलवे है तो नॉन रेलवे सेलेक्ट करेंगे। ऑथोरिटी इंजीनियर कुछ भी हो सकता है, नॉन रेलवे भी हो सकता है और रेलवे का भी हो सकता है। तो इसकी ईमेल आईडी डिटेल्स भरिए और यहाँ सेव कीजिए। हो सकता है कि दो दो तीन तीन लोग हो सकते हैं। अगर रेलवे का है तो हम रेलवे की आईडी डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, नॉन रेलवे की ही तो उसकी ईमेल आईडी वगैरह सारे डिटेल्स यहाँ भरने पड़ेंगे। ये विंडोज देखना है, ये रेडियो बटन वगैरह पर ध्यान दीजिए, बाकी सब ऑटोमेटिक। उसके बाद अगर ये जो ऑथोरिटी इंजीनियर है किसी पीएमसी या पीएमएस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट ऑलरेडी ये असाइंड है, डिप्लॉयड है, तो उस एग्रीमेंट का यहाँ पर नाम देना है। क्योंकि इस डिवीजन में, इस रेल यूनिट में तीन ऐसे पीएमसी पीएमएस कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, तो उसका यहाँ पे ये आ गया है एग्रीमेंट नंबर। तो अगर इस एग्रीमेंट के अगेंस्ट ही यह अथॉरिटी इंजीनियर है प्राइवेट वाला, तो आप उस एग्रीमेंट को यहाँ सिलेक्ट करें, बाकी सब डाटा भरें और सेव कर दीजिए इस तरह से।
ईपीसी का असाइनमेंट होता है। तो ये तो हो गया अथॉरिटी इंजीनियर बनाना। मल्टीपल बना सकते हैं, सेव करते जाइए फिर बनाइए, तो एक लिस्ट बनती जाएगी। लेकिन एक्टिव एक ही रह पाएगा। फिर बाद में जब सेव होगा ना तो देखेंगे कि वहाँ एक्टिव इनएक्टिव का एक बटन आता है, तो कोई एक ही एक्टिव रह पाएगा, वो भी देख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा असाइनमेंट यहाँ पर है बिल पासिंग। तो कुछ असाइनमेंट होगा एग्रीमेंट होने के बाद। अथॉरिटी इंजीनियर का असाइनमेंट तो पहले कर देंगे, बाकी कुछ चीजें जो है एग्रीमेंट बनने के बाद होगी। ये सारे असाइनमेंट आप जैसे ही खोलेंगे, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है इसमें। बिल पासिंग ऑफिसर के लिए जाएंगे असाइनमेंट में, तो हमें वो एलवे दिखेगा। अभी देखिए यहाँ पे इतने ईपीसी के कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो किसका बिल पासिंग ऑफिसर कौन रहेगा, अकाउंट में कौन रहेगा, तो यहाँ पे लिस्ट रहती है बिल पासिंग ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर कौन रहेगा, और जो एग्जीक्यूटिव यूनिट है उसका ऑफिसर कौन रहेगा। तो ये इसमें बहुत कम फ्लो है बिलिंग में भी। उसके बाद अपॉइंटमेंट डेट फिक्स होता है। तो अपॉइंटमेंट डेट अथॉरिटी से होता है। तो जो अथॉरिटी रहेंगे, अथॉरिटी इंजीनियर नहीं, अथॉरिटी अथॉरिटी जो यहाँ पर असाइन होंगे बंदा, जैसे ये है ना, यहाँ पर जब हम गए थे ईपीसी में, तो इस अपॉइंटमेंट डेट वही फिक्स कर सकता जो कि यहाँ अथॉरिटी हो। जैसे ये जो हम अथॉरिटी में गए थे, तो ये जो है ना अथॉरिटी जो यहाँ पे रहेगा वही अपॉइंटमेंट डेट फिक्स करेगा, ना कि अथॉरिटी इंजीनियर या एलवे एडमिन। एलवे एडमिन अलग चीज है, अथॉरिटी इंजीनियर अलग चीज है, और अथॉरिटी अलग चीज है। ये तीनों चीज अलग अलग है, तो इस पर जो है ध्यान दीजिएगा। नहीं तो आप समझेंगे अरे एलवे एडमिन सब कर रहा है तो अपॉइंटमेंट डेट भी वही करेगा। नहीं, अपॉइंटमेंट डेट अथॉरिटी करेगा, जो मैंने अभी दिखाया कि वहां जो असाइन रहेगा वही कर पाएगा। इस तरह से ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में ये सारे कुछ होते हैं। बाकी हम एक वीडियो बनाएंगे ईपीसी के लिए अलग से, जिसमें बिल फॉर्मेट वगैरह वगैरह सब बताएंगे डिटेल्स में। अभी मैं इतना ही बताऊंगा जो अभी मेन समस्या आ रही थी। तो अब ये वीडियो हम एंड करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो फिर बोरिंग हो जाएगी। तो नाउ थैंक्स टू ऑल, एंड आप चैनल पे जाते रहिए। मैं जैसे जैसे नया नया मॉड्यूल आता है वैसे वैसे हम न्यू वीडियो डालते रहते हैं। तो आपको चाहिए कि जब भी यूट्यूब पे देखे तो IRWC का वीडियो सर्च करके देख ले कुछ नई वीडियो आई है कि नहीं। सो नाउ थैंक्स टू ऑल टू वाचिंग।